तो कोई एक वो दिन बताओ जो तुम्हारा दिल कह रहा था कि नहीं हो सकता मुझसे, या क्या हुआ उस दिन? कैसे उठकर फिर पढ़ना शुरू करा? मतलब है कोई ऐसा दिन? सर, एक एस्पिरेंट के दिमाग में यही चलता रहता है कि व्हाट इफ मेरा नहीं हुआ, व्हाट इफ मेरा नहीं हुआ। लेकिन हम सभी एक एस्पिरेंट, और हम सबको पता है कि डीप डाउन ऐसा फील होना एक नॉर्मल बात है। लेकिन अपनी प्रिपरेशन पे और अपनी स्ट्रैटेजी पे अगर खुद को यकीन हो तो वो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं लगती है। सो कोई टॉपिक जो तुम्हें सबसे मुश्किल लगा हो और तुमने उसको कैसे कंकर करा? मतलब मेन चीज तो ये आती है कि सर ये बड़ा टिपिकल है, सबके साथ होता है लाइफ में कि भाई ये सब्जेक्ट टिपिकल है, ये टॉपिक टिपिकल है, बट ये आता भी है, तो कैसे उसको डील करा? तो मैं यही बोलूंगी कि जिस चीज़ के लिए आप वीक हो उसको आपको और टाइम देना पड़ेगा, और आपको उसमें अपना आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, आप चाहे आप उसको कैसे भी लर्न करो, क्योंकि क्वेश्चन आपको बता के नहीं आता है कि मैं आने वाला हूँ। यस। आपको प्रिपेयर करना पड़ता है खुद को ही। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन निकल कर आता है लहबा, जो सब बच्चे पूछते हैं, कितने घंटे पढ़ती थी और टाइम टेबल कैसा होता था? तो वो उसके बारे में एक बार बच्चों को बताइए। सर, मैं तो ये बिलीव करती हूँ कि क्वांटिटी डजंट मैटर। आप जो पढ़ रहे हो उस पर ज्यादा फोकस रखो। तो नेगेटिव मार्किंग जो होती है, तो उसको गैसिंग कैसे करते हो या फिर छोड़ देते हो? स्ट्रेटेजी क्या रहती है? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ही सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चों का। तो आज थोड़ा सा उसके ऊपर अगर कुछ हो जाए तो। ऑप्शंस को 50% एलिमिनेट करने के बाद आप दो ऑप्शन तक पहुंच रहे हो, तब आई बिलीव यू हैव टू टेक रिस्क। आज का दिन मेरे लिए सिर्फ एक इंटरव्यू का दिन नहीं है, आज का दिन उस सपने का दिन है जो मैंने अपने स्टूडेंट्स की आंखों में पहली बार देखा था। तो उस्तादों की दुआ होती है खामोश, पर उसकी तासीर होती है बेहद ही गहरी। जब शागिर्द आसमां छू लेता है, तब समझ आता है कि मेहनत थी सही और राह भी थी सही। तो दोस्तों, आज मेरे सामने बैठी हैं आप सभी की चहीती और हम सभी की जो है फेवरेट। हाँ। नाम की तो शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादातर बच्चे जानते हैं लैबा को। जिसने अभी डीएसएसबी फार्मासिस्ट एग्जाम में रैंक 46 हासिल की है, अंडर द जनरल कैटेगरी। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हजारे रातों की नींद, लाखों सवालों के जवाब और एक लड़की की जिद का नाम है। मुझे ये करना है। आओ उनसे सीधी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने बारे में बताओ लैबा, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, और फार्मेसी फील्ड में आने का डिसीजन कैसे हुआ? सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लाइबा वसीर एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। आप सभी के लोगों के बीच में से हूँ मैं भी। एंड आई हैव completed माय स्कूलिंग फ्रॉम दिल्ली आल्सो। एंड मैं एक बी फार्म ग्रेजुएट हूँ। एंड आई completed माय ग्रेजुएशन इन 2023 फ्रॉम जामिया हमदर्द। आफ्टर दैट आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर सच एग्जाम्स। आई नो काफी लंबा प्रोसेस रहा है मेरी प्रिपरेशन का, लेकिन उसमें भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं। मैंने काफी सारे एग्जाम्स दिए हैं इस सब के बीच में, एंड बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं। एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि बहुत सारे फेलियर्स के बाद देन यू गेट समथिंग, तो तुम्हें उसकी वैल्यू तब पता चलती है। गुड। तो घर में कोई फार्मासिस्ट से डॉक्टर है, या फिर ये सपना तुम्हारा अपना ही था? नो सर, आई एम द फर्स्ट वन। ओके। जब तुमने मेडिकल डीएसएस। फील्ड में ही मेडिकल फील्ड में ही पहला जो पर्सन है फ्रॉम माय फैमिली में। ओके। जब तुमने डीएसएसबी का फॉर्म भरा था, तब मन में क्या चल रहा था? मतलब डर था या कॉन्फिडेंस था? क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स देते हुए आ रहे थे, तो मतलब वो सर प्रोसेस। एक्चुअली अगर मैं सीधा बोलना चाहूँ तो मैंने इससे पहले बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, बी इट आरआरबी, बी इट एसएससी, बी इट एम्स। और मुझे सिर्फ यही लगता था, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि घर से दूर तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि प्रायोरिटी तो हमेशा के एस्पिरेंट की यही रहती है कि घर के पास रहेगा तो बेस्ट रहेगा। लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटीज हमेशा ऐसे नहीं आती तुम्हारे सामने कि जो तुम चाहो वही आए, और जितने नंबर्स में वैकेंसी तुम चाहते हो उतने में ही आए। तो ऐसा ही रहता था, और जैसी वैकेंसीज आती थी या तो वो किसी डिफरेंट सिटी की हैं या डिफरेंट स्टेट्स की हैं, तो मुझे वो फिल करनी पड़ती थी, बिकॉज यू नेवर नो। तो मैंने इससे पहले बहुत सारी दी हैं, बट आफ्टर माई ग्रेजुएशन इन 2023, जब मेरा लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन वगैरह सब खत्म हो गया, तब फेब्रवरी 2024 में ये वैकेंसी रिलीज हुई थी। और 318 वैकेंसी थी DSSP की इन द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो मुझे उसी टाइम लग गया था, मैंने कहा इसमें से एक तो निकालनी है, इसमें से एक तो मेरी होनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये दिल्ली से है, ये मेरे लिए बेस्ट मौका है। तो इसमें इसमें तो देर इज नो चांस कि ये छोड़नी है, ये तो लेनी पड़ेगी।
तो इसमें जी जान लगा दी ना। यस सर, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी है एक्चुअली। 2 साल में हो पाई है ये वैकेंसी कंप्लीट, 1 साल बाद एग्जाम हुआ है ड्यू टू सम रीजंस। दिल्ली के इलेक्शंस थे, या जो तो भी हम कह सकते प्रिपरेशन हैं। कब से स्टार्ट की, और पहला दिन स्टडी टेबल पर बैठकर कैसा लगा? मतलब वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर जानना चाहें तो। सर कहने को तो एग्जाम 1 साल बाद, मतलब 1 साल बाद हुआ है और रिजल्ट को भी काफी टाइम हो गया। अभी भी मेरी प्रिपरेशन ऐसी ही चलती है, मेरा ये नहीं रहता कि एग्जाम हो गया तो यू हैव स्टॉप स्टडिंग, समथिंग लाइक दैट। यस। लेकिन क्योंकि आने वाली वैकेंसीज पे भी फोकस करना पड़ता है, स्टडी टेबल पे बैठ के तो सर ऐसे ही लग रहा है हाँ तो मैं रोज बैठती हूँ, रोज कुछ ना कुछ आई हैव टू स्टडी समथिंग। ये मैं प्रिपरेशन बच्चों तो से भी सर जिस कहता दिन हूँ। से, यस सर प्रिपरेशन तो सर देखा जाए तो DSSB आफ्टर 2 to 3 years, कभी कभी 4 साल भी हो जाते हैं, निकालते नहीं है वो, बहुत कम निकलती हैं जैसा कि देखते हैं हम लोग। तो जब निकली थी तो आई हैड इन माइंड कि ये तो करनी है, ये तो निकालना है, तो मैंने तब से ही प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। एंड अगर हम पैटर्न की बात करें तो उसमें बहुत 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन इन 2 hours थे। तो लाइक 200 क्वेश्चंस इन 120 minutes वॉज अ वेरी टफ टास्क। तो मैंने पूरा प्रॉपर उसका पहले बनाया था कि कितने क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं उसमें, हिंदी, इंग्लिश, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल रीजनिंग वाज द फर्स्ट पार्ट, और उसमें ही सारे बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आई मेड अ स्ट्रैटेजी कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, और मेरे जो फर्स्ट सेक्शन के सारे क्वेश्चंस है वो मैं थॉरली कर लूँ और वो मेरी टिप्स पर हूँ, सो दैट मैं फार्मेसी पे अच्छा स्कोर कर पाऊँ। तो कोई एक वो दिन बताओ जो तुम्हारा दिल कह रहा था कि नहीं हो सकता मुझसे, या क्या हुआ उस दिन? कैसे उठकर फिर पढ़ना शुरू करा? मतलब है कोई ऐसा दिन जब कि भाई बस ये तो क्या ही कहाँ गई यार, गवर्नमेंट एग्जाम तो यार, वैकेंसी कम और प्रेशर इतना ज्यादा, सिलेबस इतना बड़ा, सब पढ़ रहे हैं, इतना सारा बच्चा है। सर एक एस्पिरेंट के दिमाग में यही चलता रहता है कि व्हाट इफ मेरा नहीं हुआ, व्हाट इफ मेरा नहीं हुआ, लेकिन हम सभी एक एस्पिरेंट है और हम सबको पता है कि डीप डाउन ऐसा फील होना एक नॉर्मल है, नॉर्मल बात है। लेकिन अपनी प्रिपरेशन पे और अपनी स्ट्रैटेजी पे अगर खुद को यकीन हो तो वो कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं लगती है। तो जैसे मैं स्ट्रैटेजी बनाती थी अपने लिए, आई वाज यूज्ड टू थिंक कि ये स्ट्रैटेजी, मेरी स्ट्रैटेजी दूसरों से स्लाइटली डिफरेंट हो, सो दैट आई कैन बी अ रैंकर। क्योंकि रैंक लाना ही पॉसिबल बना सकता था उस चीज को एक सीट ग्रैब करने के लिए। तो मैंने अपनी प्रॉपरली कहूँ तो सर अरिथमेटिक की स्पीड और इंग्लिश हिंदी में अच्छी कमांड बनाई। एंड आई यूज टू स्टडी हिंदी अ लॉट, क्योंकि 20 क्वेश्चंस थे और मेरी हिंदी थोड़ी वीक है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे हिंदी पे कमांड अच्छी करनी है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने फार्मेसी सब्जेक्ट में भी बहुत फोकस करा है, क्योंकि 100 क्वेश्चन इन 60 मिनट्स अगेन वाज अ टफ टास्क। और मेरे काफी सारे क्वेश्चन, मैं सर झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत जल्दबाजी में गलत भी हैं जो आई न्यू कि ये तो मुझे आते थे। तो ये अंडर प्रेशर हर एस्पिरेंट का साथ रहता ही है, लेकिन आपको अपने आप पर यकीन करना पड़ेगा और आपको अपने आप पर थोड़ा प्रेशर भी जरूरी है आपके लिए, तभी आप वर्क कर पाते हो। मेरे साथ तो यही है सर, अगर मेरे ऊपर प्रेशर नहीं होता तो मैं कभी कोई काम नहीं कर पाती ढंग से। एक बात आती है कि टूटा था वो बार बार, और गिरा था काफी बार, पर हर बार उठना ही उसकी पहचान थी। लोग पूछते थे कि कब तक लड़ोगे अकेले, और वो कहती थी जब तक जीत नहीं जाती तब तक। तो आई थिंक ये लाइंस तुम पे सूट करती हैं। सो सर सो डेफिनेटली। लेवा फाइनेंशियल या फिर फैमिली प्रेशर था कुछ, या कभी किसी ने कहा हो कि छोड़ दो यार कुछ और कर लो, और तुम्हें क्या जवाब दिया, मतलब तुमने क्या जवाब दिया जब कुछ इस तरीके की बातें दोस्तों से, घर से, या कहीं से भी मतलब सुनने को मिली हो? Sir, talking about financial stress, it's nothing like that. हम्म, By God's grace, it's good in my family. My father is also in government service. He's ओके। serving in railway. एंड उनका ही सर, मैं तो अपनी पूरी इसका क्रेडिट उनको ही देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मेरे माइंड में, मैं बचपन से थी तब से ही बिल्डअप कर रखा है, यू नीड टू क्रैक वन ऑफ द एग्जाम एंड यू नीड टू क्रैक। तुम्हें अपना जो फ्यूचर है, करियर है, वो स्टेबल करना है। क्योंकि मैं भी उनको बचपन से देखती हूँ सर, गवर्नमेंट जॉब इज अ वेरी स्टेबल थिंग इन योर लाइफ एंड इट इज स्टिल योर लाइफ सर। बाद में पेंशन वगैरह और मतलब काफी सारी, हम लोगों को पता है कि कितनी ज्यादा चीजें होती हैं दैट गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड्स यू। तो उन्होंने ही मेरे दिमाग में ये सब चीजें इनबिल्ड कर रखी थी। अपार्ट फ्रॉम फार्मेसी सर, मैंने बहुत एग्जाम दिए हैं, बी इट अच्छा। SSC, बी इट रेलवे, मैंने बहुत दिया। और उसके चलते ही मैं बोलूंगी कि मेरा नॉन फार्मा स्ट्रॉन्ग रहा है। तो नॉन फार्मा इज समथिंग कि आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, दैट इज द थिंग दैट कैन टेक यू टू रैंक। यस 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 यस।
तो किसी ने मतलब कोई फैमिली प्रेशर नहीं था ना, किसी ने कुछ कहा कि छोड़ दो वगैरह ना, क्योंकि पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे? कभी तो आया होगा कि नहीं प्राइवेट जॉब की तरफ स्विच करते हैं या मतलब। सर, बहुत आया है। व्हेन आई वाज यूज्ड टू लुक अराउंड माय पीयर्स, तो वो लोग सब मेरे एज के अर्न कर रहे थे, एंड दे यूज्ड टू टेल हम्म। कि लाइबा कब तक प्रिपेयर करेगी, इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 2 इयर्स एंड यू आर नॉट हम्म। अर्निंग। और हम लोगों के, हम कभी बाहर भी जाते थे तो दे वर लाइक लाइबा व्हेन आर यू स्टार्ट अर्निंग, और कब तक ऐसे प्रिपरेशन करते रहोगे। तो मेरे मन में ऐसे ही होता था, मेरे को आई नो डीप डाउन इट आई विल डू इट समडे, बट आई डोंट नो व्हेन इट विल हैपन। लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। आई एम, इट्स अ लैडर, और मैं धीरे धीरे एक एक चढ़ रही हूँ, तो फाइनली आई बी देयर ऑन माई गोल। होता है ना कि चलो आज मीटअप करते हैं, जा रहे हैं, तो कोई अपनी सैलरी के बारे में डिस्कशन कर रहा है, कोई किसी तरीके से फ्लॉन्ट कर रहा है। तो मतलब थोड़ा सा जब तो आता ही है कि यार मैं तो जॉब कर ही नहीं रही, ये सब जॉब कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट प्रिपरेशन तो ऑब्वियसली बात एक तपस्या है, मतलब है ना। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन निकल कर आता है लाइबा, जो सब बच्चे पूछते हैं, कितने घंटे पढ़ती थी और टाइम टेबल कैसा होता था? तो वो उसके बारे में एक बार बच्चों को बताइए। सर, मैं तो ये बिलीव करती हूँ कि क्वांटिटी डजेंट मैटर। आप जो पढ़ रहे हो उस पे ज्यादा फोकस रखो। मैं तो डेली का, सर आई वोंट लाई, 4 to 6 आवर्स से ज्यादा मेरा कभी कोई खिंचा नहीं है। लेकिन जब कोई एग्जाम बहुत ही ज्यादा करीब आता था, तब दिन रात तो मैंने एक करी है, वोंट लाई। जब कोई एग्जाम बहुत ज्यादा क्लोज है, 10 to 15 डेज बचे हैं या 20 डेज बचे हैं, फॉर एग्जाम्पल एम्स का एग्जाम होता है, तो वो लोग वैकेंसी ऐसे रिलीज करते हैं कि उसके नेक्स्ट मंथ दे आर कंडक्टिंग द एग्जाम। तो आपको हार्डली 30 to 40 डेज मिलते हैं टू प्रिपेयर, वेयर यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑल्सो, और उसके बाद आपको प्रिपरेशन भी साइड बाय साइड रखनी है। तो उसके लिए मैं ये बोलूंगी कि पहले से का अपनी प्रिपरेशन रखो जारी। ऐसा मत रखो कि जैसी वैकेंसी रिलीज हो रही है आप तभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। अब तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी काफी ज्यादा आने भी लगी हैं। हम्म। व्हेन आई वाज इन कॉलेज तब तो बहुत कम दिखती थी, एंड आई वाज अरे यूज्ड टू हमसे थिंक कि पूछो, हमारे टाइम पे तो आती नहीं थी। तो, यस सर, आई नो। अब थोड़ा 2-3 सालों से थोड़ा आने लगा है। गवर्नमेंट इवन हैज स्टार्टेड रियलाइजिंग द हाँ। फार्मासिस्ट की वैल्यू। तो मॉक टेस्ट देती थी, और पहले मॉक टेस्ट का स्कोर क्या था, और फाइनल एग्जाम से पहले जो मॉक टेस्ट था उसका क्या स्कोर था? मतलब मॉक टेस्ट इन द सेंस कि तुमने खुद से भी अपने आप को एमसीक्यूज वगैरह बुक से कहीं से भी मतलब XYZ करे हैं, तो मतलब उसमें तुम्हें कितना इंप्रूवमेंट दिखा था जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था, या फिर वो कम हो रहा था? वो क्या सिनेरियो था? सर, मेरा रूटीन में ये था कि इन मॉर्निंग व्हेन आई यूज्ड टू सेट अप माय बुक्स एंड माय स्टडी टेबल, तो मैं कुछ भी पढ़ने से पहले आई हैड जॉइंड वेरियस टेलीग्राम ग्रुप्स, और वो लोग उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज रोज डालते थे। तो दैट हम्म। वाज माय सोर्सेज ऑफ एमसीक्यूज प्रैक्टिस। तो हम्म। मैं वो सुबह बैठ के कम से कम 20 to 30 एमसीक्यूज, और मोर देन दैट समटाइम्स 40 to 50, मैं रोज सॉल्व करती थी। एंड हम्म। आई यूज टू टेस्ट माई प्रिपरेशन कि आज कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मैं ठीक हम्म। को नहीं देखती थी, मैं उसमें ये देखती थी कि आज कितने हम्म। क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, बिकॉज आपको अपनी नेगेटिव मार्किंग कम करनी है। और मेरे साथ ये हम्म। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी कि मेरी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा चली जाती थी, बहुत ज्यादा। सर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम है कि नेगेटिव मार्किंग ही उनको ले डूबती है। तो हाँ सर, ये तो हम्म। बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए नेगेटिव मार्किंग का। पहले मेरे पापा ने काफी बार मुझे गाइड करा है, तो वो मुझसे यही कहते थे कि द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन यू विल अटेम्प्ट द मोर मार्क्स यू विल स्कोर, विच इज यस। अ वेरी गुड एडवाइस बाय हिम। मैंने यस। ये टेस्ट करा अपने लिए, पहले क्वेश्चन में कम करके आती थी तो ऑब्वियसली मेरे मार्क्स कम आते थे। पर जैसे मैंने क्वेश्चंस को ज्यादा करना शुरू करा, तो हमारा जो क्वेश्चंस का लेवल है वो हमें थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लगता है कि ये गलत हो गया या नहीं होगा, लेकिन दिस इज समथिंग दैट यू टेक। तो मैं उसमें यही करती थी कि जो भी उसके क्वेश्चंस होते थे, उसके ऑप्शंस को अगर वो मुझे नहीं आता था, तो मैं एलिमिनेशन टेक्निक लगाती थी कि ये तो नहीं हो सकता, इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो उसके चलते मैंने अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मैं अटेम्प्ट करती थी वो मैंने बढ़ा दिए थे, एंड आई सॉ द चेंज, और उसमें मुझे मेरा स्कोर थोड़ा ऊपर जाता हुआ नजर ऊपर आया। जाता था। लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम होती थी कि स्टार्टिंग में बहुत नेगेटिव गई है, बट देन यू हम्म। हैव टू वर्क ऑन योर नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। तो मुझे तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा, पापा ने परी नहीं, पापा ने क्वीन तैयार करी है। यस सर, डेफिनेटली। चलिए, सर डीएसएसबी फार्मासिस्ट एग्जाम का सिलेबस तो पहली बात है बहुत बड़ा होता है ना? और यस सर। सब्जेक्ट्स की भी बात करें तो सोटेक्सोलॉजी, कोग्नोसी, केमिस्ट्री, तो तुमने प्रायोरिटी कैसे दी, मतलब किस तरीके से आपने इसको, क्योंकि सबसे बड़ा जो क्वेश्चन यही है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है, किसको किस हिसाब से प्रायोरिटी आपने दी? सो उसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो एवरीवन गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस।
सर आप अगर फार्मासिस्ट की पोस्ट ही देखें तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जो जाता है वो फार्माकोलॉजी का ही जाता है। यस। तो आपको फार्माकोलॉजी को ही फोकस करना है, उसकी क्लासिफिकेशंस, आपके ड्रग्स के नाम, ड्रग के क्लासिफिकेशन, आपकी ड्रग्स की जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, आपकी जनरल फार्माकोलॉजी। आई मस्ट से कि जनरल फार्माकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टूडेंट्स उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। मैंने जब क्वेश्चंस को एनालाइज करना शुरू करा था तो मुझे ये रियलाइज हुआ था कि मेरी जनरल फार्माकोलॉजी थोड़ी वीक है और उसके चलते मेरे काफी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले अपनी जनरल फार्माकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करा एंड देन आई स्किप टू नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। एक मेरे पास छोटी वो थी केडीटी क्लासिफिकेशन की बुक। वो सारी इतनी पतली थी और मैंने उसमें इतने नोट्स बनाए कि वो भी इतनी मोटी हो चुकी है। और घर में मेरे सारे भाई बहन सब कहते हैं कि तू उसको कितना पढ़ती है। मैंने कहा, तो मैंने उन्हें यही बोला है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप उसे 2-3 दिन पहले पढ़ते हो, एक हफ्ता पहले पढ़ते हो, इट्स वेरी इवेपोरेटिंग और वो आपके दिमाग से उड़ जाता है। तो फार्माकोलॉजी समथिंग यू नीड टू री रिवाइज एंड इट इज वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट इन फार्मेसी दैट कैन स्कोर, दैट कैन गिव यू अ बेटर स्कोर। यस। फिर उसके बाद हम फार्मास्यूटिक्स पे भी, ऑब्वियसली फार्मास्यूटिक्स इज इम्पोर्टेंट, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ये सारे सस्पेंशन, इमल्शन, सिरप्स, ये जितने भी टॉपिक्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फार्माकोग्नोसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो फार्माकोलॉजी में ड्रग्स के नेम्स, मैकेनिज्म इतने सारे हैं, ये सब कोई याद करने के लिए कोई ट्रिक बनाई हो तुमने? जो मतलब अब तो देखो तुम्हारा हो चुका है, तो वो ट्रिक अपने रिवील करना चाहो, या मतलब बच्चों को वो कुंजी देना चाहो जो तुम्हारी कुंजी है, मतलब वो बच्चों को कुछ जादू देना चाहो। भले ही हम तो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज पढ़ते हैं, लेकिन कोई जादू वादू हो तुम्हारे पास ऐसा जो मतलब जिससे तुम्हें ये सब याद हुआ हो कॉलोजी, क्योंकि मतलब बच्चे से मैं भी बात करता हूँ तो ये फेस करता हूँ कि सर याद नहीं हो पाते। सो इज देयर एनी ट्रिक और इज देयर एनी कि कोई भी मैजिक यू हैव? सर ये तो मुझे भी काफी बार सुनने के लिए मिला है कि हाउ डू यू लर्न फार्माकोलॉजी, इट्स वेरी टफ क्लासिफिकेशन एंड ऑल। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि मैंने तो बस वही वो छोटी फार्माकोलॉजी को बिल्कुल ऐसे ग्रंथ बना रखा था कि इसको री रिविजन करना है। ट्रिक्स मेरे लिए तब काम आती थी सर जब मुझे वो क्लासिफिकेशन बिल्कुल याद नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल हमारे एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी साइकोटिक्स की क्लासिफिकेशन है वो मेरे दिमाग से ऊपर जाती है, वो कभी भी मुझे लर्न नहीं हो पाती। तो मैंने उनके लिए ट्रिक्स बनाई थी और वो एक हद तक काम आई हैं मेरे। एंड वैक्सीन के लिए ओरल एंड पेरेंट्रल वाली, बैक्टीरियल एंड वायरल, तो उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी मुझे। फिर जब कोई आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है और आपको पता है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, देन यू स्टिक कि हाँ चलो इसके लिए हम ट्रिक बना लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अपनी स्टडी टेबल के ऊपर पूरे स्टिकी नोट्स लगा रखे थे, तो रोज सुबह आते जाते वो नजर में आ जाते थे, तो सर वो तो फिर लर्न फोटो हो ही भेजना जाता है। उसकी, मैं बच्चों को उसको दिखाना चाहूंगा। ठीक यस सर, है। डेफिनेटली। तो हाँ सर। मतलब तो होता भी ऐसे ही है कि मतलब मैं भी यही करता हूँ, जब एग्जाम आने वाला होता है तो उससे 1 या 2 दिन पहले मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि वन शॉट वीडियो के अंदर पूरी फार्माकोलॉजी डाल दूं। तो वो मेरे लिए भी बहुत बड़ा टास्क होता है कि कैसे बच्चों तक वो चीजें पहुंचे, तो आई कैन रिलेट इट कि भाई होता है सब। चलो, सो देन इसके बाद आते हैं पीवाईक्यूज के ऊपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स कितने सोल्व किए और उनका क्या रोल रहा सक्सेस में? क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि रिवीजन, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये तीन ही एक ऐसी चीजें हैं जो कि आपको किसी चीज की नीड नहीं पड़ती। इफ यू हैव थ्री थिंग्स ऑन योर टेबल, देन आई थिंक कि कुछ और की नीड पड़ती ही नहीं है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आपका क्या उसमें मानना है? सर टॉकिंग अबाउट मी, मैंने कोई भी एमसीक्यू के लिए बुक नहीं रेफर करी है, ना कोई खरीदी है आज तक। मैंने एमसीक्यू के लिए सिर्फ टेलीग्राम को यूज करा है और पीवाईक्यूज को यूज करा है। हम्म। तो और इसमें बहुत हद तक मुझे हेल्प मिली है क्योंकि मुझे मैं एनालाइज कर पाती थी कि कौन से क्वेश्चन, कौन से टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको एक पता चल जाता है, आइडिया कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये नॉन नेगोशिएबल है, आपको ये करना ही पड़ेगा। तो इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए थे, फॉर एग्जाम्पल यूपीएसपी की बात करें तो 2019 और 2021 में एक एग्जाम हुए थे। तो वो जितने भी शिफ्ट में हुए थे वो मैंने सारे डाउनलोड करके रख रखे थे एंड आई यूज टू सॉल्व देम अपने आप खुद। और जो भी क्वेश्चन मुझसे नहीं होते थे मैं उनके लिए दोबारा उनसे नोट्स बनाती थी, उसको डीपली दोबारा थोड़ा थॉरली पढ़ के और अपने नोट्स में ऐड करती थी। वो मेरे लिए एक नई चीज हो जाती थी। तो मैंने अपने नोट्स सारे ऐसे ही बनाए हैं कि आई यूज टू सॉल्व द क्वेश्चंस और जिस क्वेश्चन में मैं अटक रही हूँ उसके नोट्स बना के आई ऐड टू माई नोटबुक। तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमको रेफरेंस मिलता है कि हमको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हमें उस हिसाब से अपने सिलेबस को भी पढ़ना है। सो कोई टॉपिक जो तुम्हें सबसे मुश्किल लगा हो और तुमने उसको कैसे कंकर करा? मतलब मेन चीज तो ये आती है कि सर ये बड़ा टिपिकल है, सबके साथ होता है लाइफ में कि भाई ये सब्जेक्ट टिपिकल है, ये टॉपिक टिपिकल है, बट ये आता भी है, तो कैसे उसको डील करा?
सर मुझे सब्जेक्ट में तो मैं फार्माकोलॉजी की ही बात करूंगी सर। ये एंटी साइकोटिक्स और एंटी कैंसरस ड्रग्स मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगते थे, इनकी क्लासिफिकेशंस और हम्म। इनकी साइड इफेक्ट्स जितने भी होते थे, क्योंकि हर ड्रग का कोई डिफरेंट साइड इफेक्ट जा रहा है और हर ड्रग कोई डिफरेंट कैंसर के लिए यूज हो रहा था। तो वो मेरे एक बहुत बड़ा वो बन चुका था कि इसको लर्न कैसे करना है। और मैं उसमें क्वेश्चंस भी देखती थी। अभी रिसेंटली एम्स 2025 का जो हुआ है जिसमें फार्माकोलॉजी के 80+ क्वेश्चंस आ गए थे सर, उसमें एक हम्म। एंटी कैंसर ड्रग्स के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और जब वो मैंने दिया था तो मुझे रियलाइज हो रहा था कि ये मेरा बहुत वीक है, तो मुझे इस पे वर्क करना पड़ेगा। तो कैसे करा उसके वर्क? वो पेपर तो हो गया। फिर मैं घर आई नेक्स्ट वीक और उससे नेक्स्ट 2-3 डेज आफ्टर मैंने वो दोबारा टॉपिक को पढ़ा, फिर मैंने उसके दोबारा नोट्स बनाए। दिस टाइम आई मेड अ टेबल और मैंने हर टॉपिक हर ड्रग को एक साइड लिखे, फिर उसके दूसरी साइड उसका क्लास वो लिखा कि वो कौन से कैंसर के लिए यूज होता है और क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि जिस चीज के लिए आप वीक हो उसको आपको और टाइम देना पड़ेगा और आपको उसमें अपना आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, आप चाहे आप उसको कैसे भी लर्न करो, क्योंकि क्वेश्चन आपको बता के नहीं आता है कि मैं आने वाला हूँ। यस। आपको प्रिपेयर करना पड़ता है खुद को ही। सो रिवीजन इज द की टू गेट सक्सेस। तो रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या थी, और लास्ट 30 डेज में ऐसा क्या स्पेसिफिकली तुमने करा जो काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ? सर मैंने जैसे कि पहले बताया कि मेरा जो प्रिपरेशन फेज है वो चलता ही रहा है। वो ऐसा नहीं रहता था कि कोई एग्जाम आएगा तो मैं तभी पढ़ूंगी। पहली बात तो सर पिछले 1 to 1.5 ईयर्स में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज फार्मासिस्ट के लिए आई ही हैं कि कोई भी टाइम ऐसा मिलता नहीं था कि अब ये एग्जाम है, अब ये एग्जाम यस। है। आरआरबी का एग्जाम हुआ है, केजीएमयू का एग्जाम हुआ है, जीटीपीएससी का एग्जाम हुआ है, एम्स के 2-3 एग्जाम हो चुके हैं। तो पूरा थारली पूरे साल में ऐसा रहा ही है कि कोई ना कोई प्रिपरेशन चल ही रही है। तो रिविजन उसमें चलता ही रहा है। उसमें यही होता था सर कि मैं सुबह उठती थी तो मैं सबसे पहले फार्माकोलॉजी को ही करती थी। क्लास क्वेश्चंस करे एमसीक्यूज के, उसका नोट डाउन करा जो भी आपको लगा, फिर उसके बाद मैंने फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशंस को रिवाइज करा। एंड आई यूज टू रिवाइज वन सब्जेक्ट वन डे, क्योंकि फिर मगल अप हो जाता है तो फिर मेरा दिमाग में सब उड़ जाता है कि मैंने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था उससे पहले। ये तो सबके बट साथ ही नो होता है। डाउट रिविजन इज द की। आपको रिविजन करना ही है और 30 डेज के अंदर तो रिविजन इज समथिंग लाइक कि अगर आप मेरे साथ तो सर पर्सनली ऐसा है कि अगर मैं रिविजन नहीं करके जाऊंगी तो मैं पेपर अटेम्प्ट कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि फार्मेसी के सब्जेक्ट में जितनी भी इंफो और नॉलेज है वो बहुत ज्यादा इवेपोरेटिंग है। अगर एक महीने पहले अगर आपने फार्मा का कोई एग्जाम दिया है और अब एक महीने बाद आपका दोबारा कोई फार्मा का एग्जाम है, आपको वो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। सो नोट्स, एक 3 शॉर्ट आंसर जानना चाहता हूँ। नोट्स खुद बनाते थे या फिर मतलब कहीं से पीडीएफ से पढ़ते थे? सर स्टार्टिंग में मेरे साथ ये रहा है कि आई वॉज थोड़ा लेजी, तो मैंने पीडीएफ को ही प्रेफर करा है। और जितनी भी पीडीएफ्स होती थी आई यूज टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ देम और मैं उनको पढ़ती थी। बट देन जैसे जैसे मैंने पीडीएफ को एनालाइज करना शुरू करा, मैंने एमसीक्यूज को एनालाइज करना शुरू करा, तो मुझे उसमें से जो भी नई इन्फॉर्मेशन मिलती थी मैं उस पीडीएफ में उसको नोट डाउन करके ऐड कर लेती। तो इससे मेरा थोड़ा फिजिकल वर्क भी थोड़ा कम हो जाता था कि आप खुद ही नोट्स बना रहे हो। बट इट डिपेंड्स टू पर्सन कि आप कैसे नोट्स बना रहे हो। मेरे काफी ज्यादा नोट्स तो डिजिटल भी रहे हैं। मैं आपकी वीडियोस को करती थी प्रेफर। आप जो वन शॉट डालते थे उसमें जो आप टेबल्स के फॉर्म में समरीज टेबल। डालते थे, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो मेरी डिवाइस में पूरे स्क्रीनशॉट भर के एक फोल्डर रहता ही था और वो मैं रिवीजन के तौर पे उसको यूज करती थी, बिकॉज इट वाज कि वो एक ही जगह इतना सारा कंटेंट मिल जाता है, तो इट वाज वेरी हेल्पफुल। ये एक कुक की जैसे स्पेशलिटी होती है। अभी मेरे को भी मतलब जैसे बच्चे मैसेजेस करते हैं या फिर जो मतलब मेरे साथ पढ़ते भी हैं, वो यही बात कहते हैं कि सर आपकी जो स्पेशलिटी है ना वो यही है कि आप जो पूरा सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद उसकी जो समरी देते हो ना, मतलब वो इतनी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती है कि हम उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसका प्रिंट निकाल लेते हैं। या फिर मतलब मैं मुझे लगता है कि मेरा तो जो मतलब मैंने भी इतने कम समय के अंदर इतना कुछ अचीव करा है वो शायद उसी से करा है कि वो सब कुछ एनालिसिस करने के बाद बच्चे को बना बनाया एक चीज दे दिया कि ले भाई इसको पढ़ जा और तेरा एग्जाम निकल जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं देखो पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा, बट आपने कुछ चीज ऐसी दे दी कि हाँ भाई मेरे को अभी पूरा लास्ट 30 डेज के अंदर ये सारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं डेली अगर इन चीजों को, इन समरीज को, इन टेबल्स को अगर रिवीजन कर लूंगा तो मेरा रिवीजन अच्छा हो जाएगा। सो आई थिंक वो जो है वो काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। वेरी हेल्पफुल। मैं तो अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं अपने आसपास में उनको यही बोलूंगी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज। और आपको वो रिविजन डिवाइस। का जहां से भी मिल रहा है आप उसको ग्रैब करो, बिकॉज
ample of resources are there. You don't need to spend your money even. Ample of resources are there. यस यस बस you यस have to pick up कि कौन सा सोर्स आपको कहाँ बेटर मिल रहा है। यस। मतलब वो ये कि एक बार जहाँ माथा टेक दिया वो टेक दिया जहां से, क्योंकि देखो रिसोर्सेज तो सेम ही है और हम्म। रेफरेंस बुक्स हमारे पास हैं, चीजें सेम है। हमें मल्टीपल मनी स्पेंड करने की नीड नहीं है। अगर हमें किसी के ऊपर भरोसा है तो वहां पर भरोसा करो, अपने रेफरेंस बुक्स को भी रखो और रिवीजन करते रहो। मतलब जो मेरे को लगता है, तो जो बच्चे जो ज्यादा भटक जाते हैं, इधर भी पढ़ो उधर भी पढ़ो, उतना पढ़ो उतना पढ़ो, नहीं, आपको एक सही दिशा के अंदर थोड़ा भी पढ़ोगे, लेकिन वो जो तुमने बोला कि क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है इन कंपैरिजन टू द क्वांटिटी, तो वो मेरे हिसाब से बढ़िया है। चलिए, तो रिजल्ट वाले दिन की बात करते हैं। तो जब रैंक देखी स्क्रीन पर, क्योंकि मुझे भी वो रिएक्शन याद है कि जब तुमने मेरे को वो भी याद है कि जब तुमने फर्स्ट मैसेज करा था, जब स्कोर कार्ड मतलब खाली स्कोर्स आए थे, तो तुमने मुझसे पूछा कि सर दिस इज माय स्कोर और क्या मेरा हो सकता है। तो मैंने एकदम रिप्लाई करा, अरे भाई बिल्कुल, मतलब अपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लो और तुम्हारा नाम पक्का आएगा। यही कन्वर्सेशन थी। फिर जब तुमने अभी जब रिजल्ट आया, देन तुमने दोबारा मैसेज करा कि सर रैंक 46 आई है। और तो मतलब मुझे भी, मतलब मेरा भी पहला रिएक्शन यही था कि भाई वाह यार, मतलब बहुत बढ़िया मतलब क्या बढ़िया हो गया सब कुछ। तो मैं उसी पर आता हूँ कि रिजल्ट वाले दिन जब तुमने अपनी रैंक देखी स्क्रीन के ऊपर, तो पहला रिएक्शन था क्या था और क्या हुआ एग्जैक्टली उस मूवमेंट में, क्योंकि इतने दिनों की तपस्या, इतने दिनों की प्रिपरेशन, तो मतलब वो जो है वो क्या रहा, बताइए। सर एक्चुअली डी ट्रिपल एस पी का जो रिजल्ट आता है वो दो फेजेस में आता है। सबसे पहले तो वो लोग ई डॉजेट निकालते हैं और उसकी कट ऑफ डिफरेंट होती है टू सबमिट द ऑल डॉक्यूमेंट्स। तो जब वो ई डॉजियर आया था इट वाज फ्राइडे एंड इट वाज रिलीज्ड अराउंड 1 o'clock। तो तब हमारे मार्क्स शो अप नहीं हो पा रहे थे एंड नेक्स्ट 2 days वर वीकेंड्स, तो तब भी नहीं मार्क्स शो हो पाए। एंड सर मुझे पता है वो टाइम मेरा कैसा निकला है, क्योंकि मुझे दिख ही नहीं रहे थे कि मैंने कितना स्कोर करा है। और डीटीपीएस भी आपको अपनी आंसर शीट भी नहीं देता है ताकि आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करो, और इतना टाइम हो चुका था मुझे कुछ याद भी नहीं था मैं कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर टिक लगाता रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट। इतने सारे एग्जाम जब आप देते हो तब आपके दिमाग में नहीं रहता है याद ही नहीं 200 होता। क्वेश्चन में आपने क्या टिक करा था। तो सैटरडे निकला, संडे निकला, मैंने घर में किसी को बताया नहीं था कि रिजल्ट आ गया है, और मेरा क्योंकि स्कोर ही नहीं पता था तो मैं क्या बताती। फिर देन मंडे इन द मॉर्निंग 11 o'clock मार्क्स हमारे रिलीज होने शुरू हुए। देन आई वाज जस्ट प्रेइंग कि मेरे 125 से ऊपर आ जाए, बस 125 से ऊपर आ जाए, बिकॉज आई कट ऑफ वाज 114 समथिंग। हम्म। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि +10 इज वेरी सेफ अगर हो जाए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस 125 से ऊपर आ जाए, 125 से ऊपर आ जाए। लेकिन जब मैंने अपना स्कोर देखा इट वाज 127.22 एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी आगे आ गए हैं। देन दैट डे वाज वेरी कामिंग फॉर मी, बट आफ्टर सम टाइम मुझे थोड़ा ही सर एक एस्पिरेंट के दिल में तो यही चलता रहता है ना, मुझे थोड़ा डर लगने लगा कि अब फाइनल में पता नहीं कितनी जाएगी, फाइनल का कितना कट ऑफ रहेगा, कितने बच्चे ईट और जे डालेंगे। तो मैंने आपको टेक्स्ट करा था मैंने आपको बोला था कि सर कि मेरा स्कोर इतना आ रहा है और कट ऑफ इतनी गई है, व्हाट आर द प्रेडिक्शन, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी कि कितना हो जा सकता है। तो आपने बताया कि डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो हो जाएगा, एंड आई वाज काइंड ऑफ रिलीव कि अगर सर कह रहे हैं तो हो जाएगा। तो ऐसे ही करके फिर एक महीना निकला, दो उसका रिजल्ट भी 2 ढाई महीने बाद आया। एंड देन व्हेन फाइनल रिजल्ट केम आउट घर पे कोई नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। देयर वाज जस्ट माय लिटिल सिस्टर एंड शी वाज स्लीपिंग। और जैसे ही रिजल्ट आया तो माय हार्ट बीट वाज वेरी फास्ट एंड आई वाज स्क्रॉलिंग के कितना आया। रिजल्ट में सिर्फ रोल नंबर्स लिखे हुए थे, हमारा नाम भी नहीं था। और मैंने जल्दी से जाके फाइनल कट ऑफ चेक करी है कि वो कितनी है, एंड इट वाज 123 एंड हैड अ साई रिलीफ कि थैंक गॉड आई एम सिलेक्टेड। गोज बम्स आ गए हैं देखो। यस मतलब सर। जब जेन्युइन स्टोरी आप सुनते हो तो मतलब यू विल फील वेरी प्राउड, एंड एज अ टीचर आई फील वेरी प्राउड। तो बोला माँ, जो आया जब रिजल्ट आया, आंसुओं ने भी जश्न मनाया, और माँ की आंखों में जो चमक थी उस रात, वो चमक ही थी असली रिवॉर्ड, असली बात। और वैसे भी तुम तो पापा की परी मैंने नहीं, पापा फटाफट की अपनी क्वीन मम्मा को वीडियो कॉल करी, मैंने कहा मम्मा आई एम हो। सिलेक्टेड एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। उन्हें देख के मैं रो रही हूँ और मम्मा वाज लाइक कि जल्दी अपने पापा को बताओ। फिर हाँ। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, मैंने वहां पर डाला कि रैंक 47 एंड एट स्कोर एंड ही वाज वेरी हैप्पी। गुड 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 ही गुड। वाज सेंडिंग GIS व्हिच आई हैव नेवर सीन हिम सेंडिंग। ओह तो रिजल्ट के साथ ये भी कुछ अलग देखने के लिए मिला। यस।
चलो। सो एग्जाम हॉल में जो घबराना हुआ था, कोई क्वेश्चन आया हो जो बिल्कुल नहीं आता था, उस वक्त क्या हो गया? मतलब ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ जाता है ना जो पढ़ कर ही नहीं गए और वो एकदम से वो क्वेश्चन देख लो, तो वो वाला एक कुछ एक्सपीरियंस सर याद हो तो। गॉड, थैंक गॉड मेरा फार्मा में ऐसा नहीं था। फार्मा वाज, आई हैड वेरी कॉन्फिडेंस इन माय फार्मा। मैंने फार्मा के सर आउट ऑफ 196 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। एंड राइट नाउ आई डोंट रिमेम्बर कि वो 4 क्वेश्चन कौन से थे कि मुझे नहीं आ पाए। लेकिन नॉन फार्मा में वाज वेरी टफ क्वेश्चंस, क्योंकि आपको मैथ्स और रीजनिंग ये बहुत सारी सॉल्व करनी पड़ती है, तो उसमें मैंने कैलकुलेशन के चक्कर में बहुत सारे छोड़ दिए थे। एंड इवन नाउ आई रिमेम्बर कि फार्मा में क्वेश्चन था बोन का, थाई बोन का नाम था फीमर। एंड वो पूछा था कि आपकी कौन सी बोन होती है, और मैंने वो जल्दबाजी में गलत करके आई थी। एंड आई वाज रिग्रेटिंग कि मैंने नेगेटिव भी करा और वो भी करा, इवन दो आई नो माय आंसर। तो सर ये होता ही है, जब आप होता प्रेशर है। के अंडर होते हो कुछ ना प्रेशर कुछ प्रेशर। गलत होते ही हैं, और ये सबके साथ है, नो वन इज हम्म। परफेक्ट। लेकिन आपको अपने आप को थोड़ा कामली पेपर देना होता है, और ये उस दिन मैंने डीडब्ल्यूएसबी में सीखा है, क्योंकि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन वाज अ टास्क। बहुत बड़ा टास्क है। तो नेगेटिव मार्किंग जो होती है, तो उसको गैसिंग कैसे करते हो या फिर छोड़ देते हो? स्ट्रेटेजी क्या रहती है? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ही सबसे बड़ा क्वेश्चन है भाई बच्चों का। तो आज थोड़ा सा उसके ऊपर अगर कुछ हो जाए तो। सर जैसे कि मैंने कहा कि द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन यू विल अटेंड द मोर हायर स्कोर यू विल गेट। तो आप सबसे पहले, मेरा तो यही रहता है कि मैं थरली जो क्वेश्चन मुझे बेस्ट आते हैं, कि मुझे पता है, बहुत कॉन्फिडेंस है, आई एम 200% श्योर कि यही आंसर है, आई वाज यूज्ड टू सॉल्व देम। एंड देन मैं सेकंड राउंड लगाती थी, जो क्वेश्चन मुझसे छूट जाते थे और मुझे नहीं पता था कि उसका आंसर क्या है, तो उसमें से जो क्वेश्चन मैं ट्राई करती थी, उसको क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना, उसके एलिमिनेशन ऑप्शंस को देखे एलिमिनेशन टेक्निक लगाना कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, स्टडीड दिस, और उसको कोरिलेट करके कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने वहां से ग्रैब करी थी, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर उससे आप ऑप्शंस को 50% एलिमिनेट करने के बाद आप 2 ऑप्शन तक पहुंच रहे हो, तब आई बिलीव यू हैव टू टेक रिस्क। अगर इतना पास आ चुके हो तो 2 ऑप्शंस के लिए रिस्क फिर ले ही रिस्क तो लो। बनता है, और मेरे फिर तो साथ रिस्क तो सर बनता है। स्टार्टिंग में मेरे साथ तो ऐसा होता था कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद भी मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा था। तो तो मेरे साथ फिर मैंने इस पे भी वर्क करा कि तुम इतना करीब आके भी एलिमिनेशन के बाद एक क्वेश्चन सही है और एक जो गलत है, तुम गलत वाले को चूज कर रहे हो। तो सर मैंने उस पे भी वर्क करा कि अगर इतना पास आ रहे हो तो बी मोर प्रिसाइज एंड फाइंड द राइट आंसर। तो वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट द आंसर्स करेक्ट। लेकिन मैं यही बोलूंगी कि नेगेटिव मार्किंग को अगर आपको थोड़ा इम्प्रूव करना है, तो आप अपनी प्रिसिशन पे ध्यान रखें, अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान रखें। आप जो भी क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर रहे हैं उसे कोरिलेट ढंग से देख के करें। एंड आई यूज टू राइट डाउन कि मैंने उस वक्त दिमाग में क्या सोचा था, इसको एलिमिनेट कर दिया, लेकिन मुझे क्या सोच के एलिमिनेशन सही लगाना था कि वो ऐसे सही होता। तो आई यूज टू नोट डाउन कि मेरे दिमाग में उस टाइम क्या काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये कंसेप्ट है, ये आना चाहिए था। तो वो आपकी वीक पॉइंट्स होते हैं, और जितना आप अपनी वीक पॉइंट्स को शार्प करते हैं वो उतना बेटर रहता है आपके लिए। तो जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं और बार बार फेल हो रहे हैं, या पहली बार ट्राई कर रहे हैं, उन्हें तुम्हारा क्या मैसेज रहेगा? मतलब एक लाइन के अंदर या 2 लाइन के अंदर अगर उन्हें कुछ मैसेज देना चाहते हो तो। सर आई विल जस्ट टेल देम कि बी कंसिस्टेंट। मैं तो यही बोलूंगी, मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, बहुत कम मार्क्स से मेरा रहा है, कई बार 0.25 0.5 ऐसे भी रहा है। तो आई वोंट से कि आपका भी ऐसा रहेगा। आप अपनी सब अपनी अपनी प्रिपरेशंस डिफरेंट होती हैं, सबको अपना ये ऊपर अलग कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन मैं यही बोलूंगी कि आप अपना एनालिसिस ढंग से करते रहिए। अगर आपको अपने एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस है तो आप अपने मॉक टेस्ट लगाने शुरू करिए, और फिर मॉक टेस्ट से अपने मार्क्स देखिए। जैसे जैसे आपके मॉक्स में मार्क्स इंक्रीज होंगे, कई बार मेरे मॉक्स में मार्क्स टक भी रहे हैं, तो वो उसके पीछे रीजन ढूंढने की कोशिश करिए कि आपके मॉक में मार्क्स कंसिस्टेंट रह क्यों रहे हैं, वो बढ़ क्यों नहीं रहे। तो मैं यही बोलूंगी कि डेली स्टडी करिए, और अगर अभी आपको कभी टाइम नहीं मिलता है डेली स्टडी करने का, शो अप फॉर 1 आवर, एटलीस्ट 1 आवर 30 मिनट्स, वट एवर यू कैन डू, बट प्लीज शो अप डेली। और उसमें आप थोड़ा जितना अपनी टास्क अपने लिए बना रहे हैं कि ये आज मुझे कंप्लीट करना है, उसको आप कंप्लीट जरूर करिए एंड बी कंसिस्टेंट। जो ओके। कंसिस्टेंट रहता है वो उसका रिजल्ट ऐसा है कि कंसिस्टेंट। श्योर श्योर आना ही है। बिल्कुल। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन कि भाई मुझसे कुछ सीखा नया, और कोई ऐसी चीज जो क्लास में मतलब तुम्हें याद हो, मतलब कुछ कुछ शेयर करना चाहते हो, 1 लाइन। सर बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो बता नहीं सकती आपको। आपने मेरी बहुत हेल्प करी है। इवन एम्स का जो एग्जाम था,
February 2025 में हुआ था। हाँ, मैं आपके जितने भी वो वन शॉट वाली वीडियोस थी, मैं आई वाज ट्रैवलिंग इन ट्रेन में वो सारे डाउनलोड करके लेकर गई थी। मैंने कहा सर की वन शॉट नहीं छोड़नी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो एज इट इज आ जाते हैं, एंड फॉर हम्म। समरी यू प्रोवाइड अ ग्रेट समरी। क्योंकि सर आप भी एक टीचर हो, आपको बहुत अच्छा एनालिसिस आता है। हम स्टूडेंट हैं, टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ रहता है स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। तो कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, कुछ रिश्ते मेहनत के होते हैं। और शागिर्द जब कामयाब हो जाता है तो उस्ताद का दिल भी भर आता है। मैंने तुम्हें पढ़ाया था, ये सच है, पर तुमने मुझे सिखाया है। और ये भी सच है कि सपने वो नहीं है जो रात में आते हैं, सपने वो होते हैं जिन्हें पूरा करने में कोई जिद हो। और तुमने वो जिद सच में मतलब कर कर दिखाई है। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है मतलब, और आई फील वेरी प्राउड एट दैट टाइम ऑल्सो, जब से मैंने सुना है तुम्हारा रिजल्ट। क्योंकि होते हैं कुछ बच्चे ना डायरेक्टली कनेक्ट भी कर पाते हैं। तो मैं यूजुअली इंटरव्यूज वगैरह करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ये मतलब ये मतलब पता नहीं कि मतलब टाइम का स्ट्रेन क्या है, मतलब कुछ भी कर लो। इस बार पता नहीं क्या हुआ, मतलब जैसे ही तुमसे कन्वर्सेशन हुआ तो मतलब मैंने क्या करते हैं, क्योंकि वो बच्चे भी कह रहे थे कि भाई सर प्लीज 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 करते हैं, आप करते ही नहीं हो मतलब। वाज मैंने कहा वेरी चलो यार ओवरवेल्म ठीक सर, है। दैट इज व्हाई आई टेक्स्टेड यू कि सर मेरा हो गया, मैंने आपसे पहले पूछा था। हाँ। आई वाज वेरी ओवरवेल्म, तो मैंने सोचा था, मैंने कहा सर को तो बताना है कि सर आई एम सिलेक्टेड। नहीं, अच्छा भी लगता है कि मतलब सामने से मतलब बच्चे भी अगर रिस्पेक्ट करते हैं तो मतलब वो टीचर को ही चाहिए ही क्या। अच्छा लैबा, एक चीज और पूछना चाहूंगा, अगले 5 सालों में तुम खुद को कहाँ देखती हो? मतलब ये तो रैंक तो शुरुआत है, मंजिल क्या है तुम्हारी मतलब? सर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, मेरा तो अभी यही प्लान है कि अभी तो सर 2-3 साल की प्रिपरेशन के बाद पहली जॉब मिली है, तो आई विल बी हम्म। जॉइनिंग दिस सून। एंड मेरा यही है कि सर प्रिपरेशन नहीं रुकेगी, जितनी अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए आगे आती जाएंगी, आई एम ओपन टू ऑल, एंड आई डू माई बेस्ट फॉर द आई डू माई बेस्ट जितना मुझसे हो पाएगा। एंड रुकने का तो सर है नहीं। जितनी बेटर अपॉर्चुनिटीज आएंगी आई ग्रैब देम एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू अचीव। और वैसे भी मेरे स्टूडेंट का रुकना नहीं है, मैं देखो बिल्कुल कितना कंसिस्टेंसी लगा हुआ हूँ भाई, रुकना नहीं है। मतलब फार्मेसी को अब अलग लेवल पर हम सब आएंगे साथ में तो यार मतलब मुझे लगता है कि बहुत आगे जाएंगे। तो जिंदगी ने जो इम्तिहान लिए लेने दो, तुम अपने इम्तिहान खुद दो और जीतो। लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी नसीब से मिलती है, तुम उन्हें दिखा दो कि मेहनत से भी मिलती है। उठो, पढ़ो, लिखो, लड़ो, रुको मत। तुम्हारा नंबर भी आएगा, शक मत करो। आज लाइवा की रैंक टॉपर्स लिस्ट में आई है, कल तुम्हारी भी रैंक आएगी। बस इरादा पक्का रखना। सो लाइबा, मुझे तुमसे मतलब तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड है, और तुमने मुझे प्राउड बनाया है। ये फर्क बहुत बड़ा है। थैंक यू सो मच बच्चों को अपना एक कीमती समय देने के लिए मतलब। तो नो मेरे हिसाब प्रॉब्लम से सर। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही रखते हैं। अगर बच्चों के और भी कोई डाउट्स होंगे तो हम कमेंट सेक्शन के अंदर ले लेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो आगे भी कुछ इस तरीके से प्लान आउट कर लेंगे। अदरवाइज बच्चे तुम्हें भी डायरेक्टली डीएम भी कर कर पूछ सकते हैं अगर किसी को कुछ भी जानना हो तो। ठीक है। आई बी हैप्पी टू हेल्प देम। Okay. So, Laiba, thank you so much once again. And थैंक keep यू। rocking and keep shining as always. Thank you so much. Bye bye. थैंक यू। Signing off. Bye bye.